नमस्कार। आज हम विज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर गहराई से नजर डालेंगे। हमारे पास कक्षा 8 के विज्ञान विषय से ध्वनि या साउंड पर कुछ बहुत अच्छे नोट्स हैं। हाँ, और इन नोट्स का उद्देश्य ध्वनि की दुनिया को मतलब आवाज की दुनिया को बड़े ही सरल और स्पष्ट तरीके से समझाना है। बिल्कुल, ध्वनि कैसे बनती है, कैसे चलती है, हम उसे कैसे सुनते हैं और हमारे जीवन पर इसका क्या असर होता है। तो चलिए इस विषय को परत दर परत समझते हैं। तो पहले पन्ने पर शीर्षक है अध्याय 13 ध्वनि साउंड और नीचे लिखा है कक्षा 8 विज्ञान एनसीईआरटी शॉर्ट नोट्स। और यहाँ हारमोनियम, तबला, सितार और बांसुरी जैसे वाद्य यंत्रों का एक चित्र भी है। हाँ, इस पर लिखा है ध्वनि हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ये हमें एक दूसरे से संपर्क करने में सहायता करती है। यह आवाज हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसी के वजह से तो हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, संगीत सुन पाते हैं और अपने आसपास की दुनिया को समझ पाते हैं। ये संचार का सबसे मुख्य जरिया है। तो सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल, नोट्स में अगला सवाल है ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है, और इसका जवाब दिया गया है ध्वनि कंपित वस्तुओं वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, यही मूल सिद्धांत है, कंपन। यहां कंपन की परिभाषा भी दी गई है। कंपन वाइब्रेशन किसी वस्तु की अपनी माध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को कंपन कहते हैं। इसे समझने के लिए यहाँ चित्र में एक बहुत अच्छा उदाहरण है। दिखाया गया है कि दो पेंसिलों के बीच एक रबर बैंड को कसकर लगाया गया है। हाँ, दिख रहा है। तो जब कोई अपने हाथों से उस रबर बैंड को बीच से खींचकर छोड़ता है तो वो तेजी से ऊपर नीचे या आगे पीछे हिलने लगता है और एक आवाज भी आती है। और जब भी कोई चीज कंपन करती है तो उससे ध्वनि पैदा होती है। जैसे जब रबर बैंड को खींचकर छोड़ा जाता है तो वो कंपन करता है और उससे एक आवाज उत्पन्न होती है। अच्छा, तो संगीत की जो बात शुरू में हुई थी, अब उस पर आते हैं। नोट्स में अगला टॉपिक है वाद्य यंत्र और उनके कंपायमान भाग। इसमें पहला है एक वीणा और इसके आगे लिखा है ताने डोरी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। मतलब वीणा या सितार में जो कसे हुए तार होते हैं उनके कंपन से ध्वनि पैदा होती है। ठीक है। दूसरा है दो तबला और उसका कंपायमान भाग है ताने झिल्ली स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। हाँ, तबले में उसके ऊपर जो चमड़े की पतली परत लगी होती है जिसे झिल्ली कहते हैं, वो कंपन करती है। और तीसरा है तीन बांसुरी। इसके लिए लिखा है वायु स्तंभ। इसका मतलब है कि बांसुरी में जब हम फूंक मारते हैं तो उसके अंदर की हवा मतलब पूरा एयर कॉलम कंपन करता है और उसी से सुरीली आवाज निकलती है। अरे वाह! तो मतलब अलग अलग यंत्रों में ध्वनि अलग अलग हिस्सों के कंपन से पैदा होती है। बिल्कुल, तार, झिल्ली और हवा। यहाँ एक नोट भी है, मंजीरा, घटम और मिट्टी के बर्तनों को केवल पीटकर या आघात करके ध्वनि उत्पन्न की जाती है। हाँ, मतलब कुछ वाद्य यंत्रों में ध्वनि पैदा करने के लिए उन्हें आपस में टकराना या पीटना पड़ता है, जिससे उनमें कंपन होता है और फिर आवाज आती है। ठीक है, अब वाद्य यंत्रों से आगे बढ़कर हम पर यानी मनुष्यों पर आते हैं। अगला विषय है मनुष्यों मानवों में ध्वनि। पहला बिंदु है मानवों में ध्वनि वाक् यंत्र या वॉइस बॉक्स या कंठ लैरिंग्स द्वारा उत्पन्न होती है। वॉइस बॉक्स ये हमारे गले में होता है। हाँ, दूसरा बिंदु यही है, यह श्वास नली के ऊपरी सिरे पर होता है। और तीसरा बिंदु, इसमें दो वाक तंतु वोकल कॉर्ड्स होते हैं। वोकल कॉर्ड्स ये बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। चौथा बिंदु इसी से जुड़ा है, जब फेफड़े हवा को बाहर निकालते हैं तो वाक तंतु कंपित होते हैं और ध्वनि उत्पन्न होती है। यहाँ चित्र में गले के अंदर का हिस्सा भी दिखाया गया है। हमारे गले में एक वॉइस बॉक्स होता है जिसे कंठ या लैरिंग्स कहते हैं। इसके अंदर दो मांसपेशियों की तरह के वोकल कॉर्ड्स होते हैं। तो जब हम बोलते हैं तो हमारे फेफड़ों से हवा इन वोकल कॉर्ड से टकराती है, जिससे उनमें कंपन होता है और हमारी आवाज बनती है। बिल्कुल रबर बैंड वाले सिद्धांत की तरह। समझ गया। तो अब ध्वनि उत्पन्न हो गई, लेकिन वो एक जगह से दूसरी जगह जाती कैसे? अगला विषय है ध्वनि संचरण प्रोपगेशन। और यहाँ मुख्य बात लिखी है कि ध्वनि को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम मीडियम की आवश्यकता होती है। माध्यम मतलब कोई सहारा? हाँ, जैसे इसके 3 उदाहरण हैं। पहला, गैस, हम हवा के माध्यम से बातें सुनते हैं। ये तो हम सब जानते हैं। दूसरा, द्रव, घंटी को पानी में बजाने पर ध्वनि सुनाई देती है। अच्छा। और तीसरा, ठोस,
धातु या लकड़ी में भी ध्वनि चलती है। तो इसका मतलब है कि ध्वनि अपने आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। उसे चलने के लिए किसी चीज की जरूरत होती है, जिसे माध्यम कहते हैं। और वो माध्यम हवा, पानी या कोई ठोस चीज हो सकती है। बिल्कुल। चित्र में भी एक व्यक्ति पानी से भरे टब के अंदर घंटी बजा रहा है और आवाज पानी के जरिए बाहर तक आ रही है। तो इसी से जुड़ा सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ध्वनि निर्वात में चल सकती है? और नोट्स में इसका जवाब साफ साफ लिखा है, एनो और नहीं। ध्वनि निर्वात यानी वैक्यूम में संचरण नहीं कर सकती। निर्वात मतलब वैक्यूम। ये उस जगह को कहते हैं जहाँ हवा या कोई भी पदार्थ बिल्कुल नहीं होता। जाहिर है, चूंकि ध्वनि को चलने के लिए माध्यम चाहिए, इसलिए निर्वात में ध्वनि आगे नहीं बढ़ सकती। यहाँ एक प्रयोग भी बताया गया है। यदि एक ग्लास में से सारी वायु मुंह से खींच ली जाए तो अंदर रखे फोन की घंटी सुनाई देना बंद हो जाएगी। मतलब अगर वैक्यूम बना दें तो? हाँ, और कारण भी लिखा है, ध्वनि को चलने के लिए हवा या कोई पदार्थ चाहिए। चित्र में भी एक ग्लास के अंदर एक मोबाइल फोन रखा है। अगर हम किसी तरह ग्लास के अंदर की सारी हवा निकाल दें तो फोन की घंटी बजने पर भी हमें कोई आवाज सुनाई नहीं देगी, क्योंकि माध्यम ही नहीं है। बिल्कुल। अब माध्यम में ठोस पदार्थों की बात करते हैं। अगला विषय है ठोस पदार्थों में ध्वनि। और उदाहरण है खिलौना टेलीफोन। अरे वाह, ये तो हम सबने बनाया बचपन में। हाँ, इसमें लिखा है धागे के माध्यम से ध्वनि एक बच्चे से दूसरे तक पहुंचती है। यह दर्शाता है कि ध्वनि धागों और ठोस वस्तुओं में भी चल सकती है। यहाँ चित्र में दो बच्चे दो डिब्बों को एक धागे से जोड़कर खिलौना टेलीफोन से बात कर रहे हैं। जब एक बच्चा डिब्बे में बोलता है तो उसकी आवाज का कंपन धागे के जरिए दूसरे बच्चे के कान तक पहुंचता है। तो ये साबित करता है कि ध्वनि ठोस चीजों में भी सफर कर सकती है। हाँ, जैसे धागे में या लकड़ी में या लोहे में। तो ठीक है, ध्वनि पैदा हुई, माध्यम से चलकर हम तक पहुंची। अब हम उसे सुनते कैसे हैं? अगला टॉपिक, हम ध्वनि कैसे सुनते हैं? मानवकरण। पहला पॉइंट, कान के बाहरी भाग की आकृति कीप जैसी होती है, फनल की तरह, ताकि वो आवाज को इकट्ठा कर सके। बिल्कुल। दूसरा पॉइंट, कर्णपटह, ईयर ड्रम। ये एक तनी हुई रबर की शीट जैसा होता है, कान का पर्दा। हाँ। और तीसरा पॉइंट बताता है कि ये काम कैसे करता है। ध्वनि के कंपन कर्णपटह को कंपित करते हैं, जो संकेतों को मस्तिष्क तक भेजता है। यहाँ चित्र में इंसान के कान की अंदरूनी बनावट भी दिखाई गई है। हमारे कान का जो बाहरी हिस्सा है, जिसे पिन्ना कहते हैं, वो एक फनल की तरह काम करता है आवाज इकट्ठा करने के लिए। हाँ, और उसे इकट्ठा करके अंदर भेजता है। ये आवाज कान के पर्दे यानी ईयर ड्रम से टकराती है, जिससे उसमें कंपन होता है। फिर कान की अंदरूनी हड्डियां इन कंपनों को दिमाग तक सिग्नल बना के भेजती हैं और तब हमें ध्वनि सुनाई देती है। ये तो काफी जटिल प्रक्रिया है, पर बहुत तेजी से होती है। यहाँ एक चेतावनी भी है, अपने कानों में कभी भी तीखी या नुकीली वस्तु ना डालें, कर्णपटह फट सकता है। ये एक बहुत बहुत जरूरी सावधानी है। कान का पर्दा बहुत नाजुक होता है और किसी भी नुकीली चीज से उसे स्थायी नुकसान पहुंच सकता है। सही बात है। चलिए अब ध्वनि की कुछ तकनीकी विशेषताओं को देखते हैं। अगला टॉपिक है दोलन की विशेषताएं, डेफिनेशंस। पहला है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या, मात्रक हर्ट्ज। मतलब एक सेकंड में कोई चीज कितनी बार कांप रही है। दूसरा है आवर्तकाल, टाइम पीरियड। एक दोलन पूरा करने में लगा समय। ठीक है, एक कंपन का समय। और तीसरा है आयाम, एम्पलीट्यूड, कंपन का अधिकतम विस्थापन। यहाँ एक लहर या वेव का चित्र बना है जो इसे समझने में मदद करता है। आवृत्ति का मतलब है कि कोई चीज एक सेकंड में कितनी बार कंपन कर रही है। इसे हर्ट्स में नापते हैं। और आवर्तकाल उस एक कंपन को पूरा करने में लगने वाला समय है। और आयाम ये बताता है कि कंपन अपनी सामान्य स्थिति से कितना ऊपर या नीचे जा रहा है। आयाम जितना ज्यादा होगा, कंपन उतना ही बड़ा होगा। अच्छा, तो आयाम से क्या तय होता है? अगला विषय इसी से जुड़ा है, ध्वनि की प्रबलता, लाउडनेस। बिल्कुल। इसमें लिखा है ध्वनि की प्रबलता एम्पलीट्यूड पर निर्भर करती है। अधिक आयाम बराबर प्रबल ध्वनि, लाउड साउंड। कम आयाम बराबर मंद ध्वनि, फीबल साउंड। इसका मतलब है कि आवाज कितनी तेज या धीमी होगी, ये उसके आयाम पर निर्भर करता है। चित्र में एक व्यक्ति बड़े जोर से ढोल बजा रहा है, जिससे बड़ा आयाम पैदा हो रहा है और आवाज तेज है। और अगर वो धीरे से बजाता तो आयाम कम होता और आवाज धीमी होती। यहाँ एक सूत्र भी दिया है, प्रबलता इज प्रोपोर्शनल टू आयाम स्क्वायर। यदि आयाम दुगना हो जाए
तो प्रबलता 4 गुनी हो जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। मतलब अगर आप आयाम को दोगुना करें तो आवाज की प्रबलता 4 गुना बढ़ जाती है। और इसका मात्रक है डेसिबल, डीबी। हाँ, आवाज की तेजी को हम डेसिबल में नापते हैं। इसी से जुड़ा एक चार्ट है ध्वनि की प्रबलता डेसिबल में। सामान्य श्वास 10 डेसिबल, मंद फुसफुसाहट 30 डेसिबल, सामान्य बातचीत 60 डेसिबल, व्यस्त यातायात 70 डेसिबल और औसत फैक्ट्री 80 डेसिबल। ये चार्ट हमें अंदाजा देता है कि हमारे आसपास की चीजों की आवाज कितनी तेज होती है। और यहाँ एक महत्वपूर्ण बात लिखी है, 80 डेसिबल से अधिक प्रबल शोर शरीर के लिए कष्टदायक होता है। बिल्कुल, 80 डेसिबल से ज्यादा की आवाज, जैसे फैक्ट्री की मशीनों का शोर, हमारे कानों और हमारी सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है। अब आते हैं सुनने की क्षमता पर। अगला टॉपिक है श्रव्य और अश्रव्य ध्वनि, ऑडिबल रेंज। यहाँ एक स्केल जैसा बना है। सबसे पहले है अश्रव्य, 20 हर्ट्ज से कम, मतलब हम इसे नहीं सुन सकते। फिर है श्रव्य, ऑडिबल, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, और ब्रैकेट में लिखा है मानव कान। ये वो रेंज है जिसे हम इंसान सुन सकते हैं। और आखिर में फिर से अश्रव्य, 20,000 हर्ट्ज से अधिक, जिसे अल्ट्रासाउंड कहते हैं। इसका मतलब है कि इंसान हर तरह की आवाज नहीं सुन सकता। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति वाली ध्वनियां ही सुन सकते हैं। तो 20 हर्ट्ज से कम या 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की आवाज हमें सुनाई नहीं देगी? नहीं, इससे कम की आवाज, जैसे कुछ जानवर शायद हाथी इस्तेमाल करते हैं, या इससे ज्यादा की आवाज जैसे चमगादड़ इस्तेमाल करते हैं, वो हमें सुनाई नहीं देती। यहाँ एक नोट भी है, कुत्ते 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि सुन सकते हैं। चिकित्सा में अल्ट्रासाउंड इसी सिद्धांत पर काम करता है। हाँ, यही वजह है कि कुछ सीटियां होती हैं जो कुत्तों को तो सुनाई देती हैं पर हमें नहीं। और मेडिकल साइंस में भी इसी बहुत ज्यादा आवृत्ति वाली ध्वनि अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए किया जाता है। अब एक बहुत ही सरल लेकिन जरूरी सवाल पर आते हैं, शोर और संगीत में अंतर। नोट्स में लिखा है शोर, नॉइज, वो ध्वनि जो कानों को अप्रिय, अनप्लेजेंट लगती है, जैसे ट्रैफिक का शोर। और संगीत, म्यूजिक, वो ध्वनि जो कानों को सुखद, प्लेजेंट लगती है। ये तो बहुत आसान है। जो आवाज हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती, जैसे मशीनों की गड़गड़ाहट, उसे शोर कहते हैं। और जो आवाज सुनने में अच्छी और मधुर लगती है, उसे संगीत कहते हैं। लेकिन यहाँ नीचे एक दिलचस्प बात लिखी है, यदि संगीत बहुत तेज हो जाए तो वो भी शोर बन सकता है। बिल्कुल, ये एक बहुत अच्छी बात है। कोई कितना भी अच्छा गाना क्यों न हो, अगर उसे बहुत ज्यादा तेज आवाज में बजाया जाए तो वो भी कानों को चुभने लगता है, वो शोर बन जाता है। तो अब इसी शोर से जुड़े प्रदूषण की बात करते हैं। ध्वनि प्रदूषण, कारण और हानि। कारण सोर्सेस तो दिए गए हैं, वाहनों की ध्वनियां, पटाखे, मशीनें, लाउडस्पीकर, ऊंची आवाज में टीवी, रेडियो। ये सब हम रोज ही देखते सुनते हैं। हमारे आसपास बहुत ज्यादा और बेकार का शोर होना ही ध्वनि प्रदूषण है। और इसकी हानियां, हेल्थ इफेक्ट्स क्या हैं? नोट्स में 4 पॉइंट्स हैं। 1, अनिद्रा, लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आने की समस्या। 2, अति तनाव, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर। 3, चिंता, और 4, सुनने की क्षमता में कमी। ये सब बहुत गंभीर बातें हैं। ध्वनि प्रदूषण से हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लंबे समय तक शोर में रहने से हमारे सुनने की शक्ति भी हमेशा के लिए कम हो सकती है। तो इसे रोकने के उपाय क्या हैं? अगला टॉपिक है ध्वनि प्रदूषण को सीमित रखने के उपाय। पहला है वाहनों और मशीनों में रवशामक युक्तियां, साइलेंसर्स लगाएं। साइलेंसर लगाने से गाड़ियों और मशीनों की आवाज कम हो जाती है। दूसरा, उद्योगों को आवासीय क्षेत्र से दूर रखें। हाँ, फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगाना चाहिए। तीसरा, ऑटोमोबाइल हॉर्न का प्रयोग कम करें, बेवजह हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। और चौथा, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगा, पेड़ लगाएं। सड़क के और भवनों के आसपास पेड़ ध्वनि को सोख लेते हैं। ये सबसे जरूरी उपायों में से एक है। पेड़ जो हैं वो शोर को सोखने का काम करते हैं। वे एक तरह से साउंड बैरियर बन जाते हैं, जिससे हमारे आसपास शांति बनी रहती है। बिल्कुल। अब कुछ रोचक तथ्यों पर आते हैं। हेडिंग है, क्या आप जानते हैं? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। पहला है गोलकुंडा किला। यहाँ एक विशेष स्थान पर फुसफुसाने पर भी दूर तक आवाज सुनाई देती है, एको इफेक्ट। अरे वाह, ये तो वास्तुकला का कमाल है। किले की बनावट ही ऐसी है कि वहां बहुत धीमी आवाज भी गूंजकर दूर तक चली जाती है। और दूसरा तथ्य, वाक् तंतु की लंबाई। पुरुष 20 mm,
महिलाएं 15 mm, बच्चे बहुत छोटे होते हैं। हाँ, इस पर हमने बात की थी। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की आवाज में जो फर्क होता है, उसका एक बड़ा कारण उनके वोकल कॉर्ड्स की लंबाई का अलग-अलग होना ही है। पुरुषों के वोकल कॉर्ड्स सबसे लंबे होते हैं, इसलिए उनकी आवाज भारी होती है। बहुत बढ़िया। और अब बिल्कुल अंत में पाठ का सार, रैपिड रिवीजन। पूरे अध्याय का निचोड़। पहला पॉइंट, ध्वनि कंपन से उत्पन्न होती है। सबसे मुख्य बात। दूसरा, संचरण के लिए माध्यम, ठोस, द्रव, गैस आवश्यक है, निर्वात में नहीं चलती। माध्यम के बिना ध्वनि नहीं। तीसरा, अधिक आयाम इज इक्वल टू प्रबल ध्वनि, लाउडनेस। आयाम से आवाज की तेजी तय होती है। चौथा, अधिक आवृत्ति, अधिक तारत्व यानी हाई पिच। आवृत्ति से आवाज का पतला या भारी होना तय होता है। पांचवा, मानव श्रव्य परास 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। हमारी सुनने की सीमा। और छठा, 80 डेसिबल से ऊपर का शोर हानिकारक है। और तेज शोर हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बिल्कुल। तो ये थी ध्वनि की दुनिया की एक संक्षिप्त लेकिन गहरी पड़ताल। हमने देखा कि एक साधारण सी लगने वाली आवाज के पीछे कितना विज्ञान छिपा है। बिल्कुल। इन सभी जानकारियों से ये समझना आसान हो जाता है कि संगीत कैसे बनता है या फिर शोर हमारे लिए क्यों हानिकारक है। आज की इस चर्चा के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। जैसा कि हमने जाना, कुत्ते और चमगादड़ जैसी कई प्रजातियां ऐसी ध्वनियां सुन सकती हैं जो हम इंसान नहीं सुन सकते। जरा सोचिए, अगर हमारी सुनने की क्षमता भी उनकी तरह होती तो हमारी ये दुनिया हमें कैसी सुनाई देती? क्या हमारे आसपास की खामोशी, जिसे हम शांति समझते हैं, वो असल में अनगिनत आवाजों से भरी होती? अगर आपको इसी तरह आसान भाषा में पढ़ना अच्छा लगता है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें।